हेलो दोस्तों, मेरा नाम गगन है और मेरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दुनिया की 8 अरब की आबादी का आधे से भी थोड़ा ज्यादा हिस्सा शहरों में रहता है, आपको मालूम ही है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान ये है कि आने वाले 25 सालों में शहरों में बसने वाले घरों की आबादी और लोगों की आबादी 2/3 हो जाएगी। यानी कि 2050 तक हर 10 में से 7 लोग शहरी इलाकों में रह रहे होंगे। ये बढ़ोतरी सबसे ज्यादा एशिया और अफ्रीका में होगी, जहां जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है। शहरों में भीड़ बढ़ जाएगी और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती गर्मी को बर्दाश्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और महंगा हो जाएगा दोस्तों। अब उसके लिए क्या होगा, इमारतों को ठंडा रखने के लिए ऊर्जा की खपत भी बढ़ जाएगी। एसी सब घरों में होंगे। साथ ही कार्बन एमिशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तो वाट लग जाएगी। पर इसका एक उपाय हो सकता है, वो ये है कि शहरों का विस्तारण जमीन के ऊपर या इर्द गिर्द करने के बजाय जमीन के अंदर यानी कि भीतर किया जाए। मतलब जमीन के अंदर की बात कर रहा हूँ, अंडरग्राउंड। वहां थोड़ी ठंडक रहती है ना। जोक से बात आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा फ्यूचर जो है वो अंडरग्राउंड है, यानी जमीन के भीतर होने वाला है क्या। बीबीसी का एक वीडियो देख रहा था, उससे इंस्पायर्ड होकर वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा और डिटेल में दोस्तों आपके लिए। जो तुर्की का मिडिल है ना, उसमें 5000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक ऐसा इलाका है दोस्तों जो कि बहुत खूबसूरत है और वहाँ दूर दूर तक कोण के आकार वाले पत्थरों वाले ऐसे आकृतियां दिखाई देती हैं। लाखों साल पहले क्या हुआ था, ज्वालामुखी फट गए थे तो ये आकृतियां बन गई थी। अगर इन प्राकृतिक शिखरों को गौर से आप देखेंगे तो बगल में दरवाजे बने नजर आते हैं दोस्तों। इनके अंदर घुसते ही आपको कमरे, गलियारे और सुरंग की विशाल दुनिया उभरती है दोस्तों। वहां एक ऐसा परिसर है, उसके अंदर एक शहर भी बसा हुआ है, उसका नाम है टेरेनक्यू शहर। वहां जमीन के 85 मीटर नीचे कमरे, गलियारे और सुरंगों का एक बड़ा जाल मौजूद है। सदियों तक लोग दुश्मनों से बचने के लिए इन जगहों का यूज करते रहे। एक मार्टिन डिक्सन नाम के एक्सपर्ट हैं, वो ट्रस्टी हैं सबटेरेनिया ब्रिटानिका के। ये संस्था जमीन के नीचे इंसानों द्वारा रहने के लिए बनाई गई जगहों पर शोध वगैरह करती है। मार्टिन डिक्सन पता क्या कहते हैं कि वो दुनिया की ऐसी कई जगहों पर रिसर्च कर चुके हैं। वो बताते हैं कि टेरेनक्यू की इन सुरंगों के मुहानों को गोल पत्थरों से बंद कर दिया जाता था ताकि बाहर से जो दुश्मन वगैरह वो भीतर ना पाए। मार्टिन डिक्सन का ये कहना है कि जब जमीन पर लड़ाई होती थी तो लोग क्या करते थे, ऐसी अंदर की जगहों पे शरण ले लिया करते थे। ये स्थायी ठिकाने तो नहीं थे, लेकिन जमीन पर संघर्ष से बचने के लिए लोग यहाँ पर लंबे टाइम तक रहते थे, अपना खाना पीना की व्यवस्था करके। इनमें कुएं भी थे, रोशनदान भी थे और मवेशियों के लिए बाड़े और अस्तबल भी थे, जहां पर लोग सुरक्षित रह सकते थे लंबे टाइम के लिए। अब दुश्मनों और जंगली जानवरों से बचने के साथ साथ मौसम की मार से बचने के लिए भी इंसान सदियों से गुफाओं में शरण तो लेते ही आ रहे हैं। लगभग 100 साल पहले दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के कूबर पीडी एक इलाका है, उसमें जो खनिक लोग होते हैं उन्होंने कीमती पत्थर निकालने के लिए खनन शुरू किया। लेकिन फिर चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए उन्होंने जमीन के नीचे पूरी दुनिया ही बसा डाली। आज लगभग 1,500 लोग जमीन के अंदर ही रहते हैं। वहां दुकानें चलाते हैं, खरीदारी वगैरह करते हैं और यहाँ तक कि भूमिगत उनकी एक अंडरग्राउंड चर्च है, उसमें प्रार्थना वगैरह भी करते हैं। चर्च बना लिया वहां पे और वहां के लोगों ने इसको नाम दिया है डगआउट। कूबर पीडी में क्या होता है दोस्तों, गर्मियों में जो टेम्परेचर होता है 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। इस वजह से लोग क्या करते हैं, जमीन के नीचे बनाए घरों में रहते हैं, जहां पर टेम्परेचर होता है पूरे साल 20 डिग्री के करीब रहता है। सर्दी गर्मी को जुड़ा 20 डिग्री रहता है बस। इसीलिए कूबर पीडी कुल आबादी का 2/3 हिस्सा पूरे साल अंडरग्राउंड ही रहता है। जमीन के नीचे अंडरग्राउंड रहना कैसा होता है दोस्तों, उनके मकान कैसे होते हैं और घर में सूरज की किरणें कैसे पहुंचती हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। मार्टिन डिक्सन कह रहे हैं कि उनकी राय में तो भैया जमीन के नीचे का जीवन जो है जो बहुत प्यारा होता है। पत्थर में एक नारंगी झाई होती है और उसकी सतह आकर्षक लगती है। आमतौर पर क्या होता है, उसका लिविंग रूम मुहाने के नजदीक होता है और वहाँ खिड़की वगैरह होती है। इस कमरे में वो दिन का ज्यादातर टाइम बिताते हैं और भीतरी कमरे को स्टोरेज या बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। बाहर तेज गर्मी होती है लेकिन भीतर कमरों में सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं आती, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होता है, मस्त होता है, 20 डिग्री होता है। कूबर पीडी के निवासियों ने गर्मियों से बचने के लिए भूमिगत मकानों का उपाय निकाल लिया है। अब पूरी दुनिया में और भी कई ऐसी जगह है दोस्तों जहां लोग मकान तो जमीन के ऊपर बनाते हैं लेकिन अपनी रोजमर्रा की गतिविधियां जो है वो जमीन के नीचे करते हैं। अब दोस्तों जमीन के नीचे शहरों का निर्माण कैसे होगा, इस पे बात कर लेते हैं। दुनिया के लगभग 60 से ज्यादा कंट्रीज है जहां पर अंडरग्राउंड मेट्रो या रेलवे नेटवर्क है और इन्हीं अंडरग्राउंड स्टेशंस के भीतर जो लोगों के कार्यालय हैं वो भी, ऑफिस वगैरह भी अंडरग्राउंड ही बने हुए हैं, जहां वो ट्रेन से उतर के सीधे अपने ऑफिस में जा सकते हैं, खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं, मस्त रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं और लिफ्ट से जमीन के ऊपर की इमारत पर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती उनको। अंडरग्राउंड परिसर बनाने की एक और वजह है, वो है मौसम। मिसाल के तौर पर जो ईस्ट कनाडा है वहां पे क्या होता है, सर्दियों के दौरान टेम्परेचर जो है वो माइनस से 30 डिग्री तक पहुंच जाता है, -30 डिग्री। तो ऐसे में बचने के लिए क्या करेंगे वहां के लोग, इस बारे में एक एक्सपर्ट हैं ज़्याक बेस्नर, जो सह संस्थापक है एसोसिएट रिसर्च सेंटर फॉर अर्बन अंडरग्राउंड स्पेसेस में। वो क्या बताते हैं वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। 1980 के दौर में ज़्याक बेस्नर ने क्या किया, मॉन्ट्रियल में भूमिगत परिसरों के निर्माण में काम किया था। मॉन्ट्रियल का अंडरग्राउंड शहर 30 किलोमीटर तक फैला है दोस्तों। इसमें सैकड़ों दफ्तर हैं, दुकानें हैं और यहाँ तक कि म्यूजियम वगैरह भी है। हर दिन लगभग 5 लाख लोग इसका यूज करते हैं। ज़्याक बताते हैं कि इन जगहों को डिजाइन करते टाइम सुरक्षा और सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया है।
इन जगहों पे जो गलियारे हैं वो बहुत ही चौड़े बनाए जाते हैं और दीवारों पे साफ तरीके के साइन बोर्ड वगैरह भी लगे होते हैं ताकि लोगों को आवाजाही में कोई दिक्कत वगैरह ना हो और लोग सुरक्षित महसूस करें। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो घर बनाने वाली टेक्नोलॉजी है वो पहले से जो मौजूद इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचाए बिना वो अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल्स और बड़ी बड़ी इमारतें तैयार कर देते हैं कि नहीं। आजकल तो बहुत आसान हो गया है। 100 साल पहले जब लंदन में अंडरग्राउंड मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा था तब जो इमारतें थी उनको नुकसान ना हो इसलिए जमीन में बहुत गहराई में सुरंगें बनानी पड़ी थी, खोदनी पड़ी थी। पुराने शहरों में ये काम मुश्किल तो होता है भैया, जैसे हमने दिल्ली में चांदनी चौक में जामा मस्जिद के आसपास, भाई आप सोचिए उस जगह पर मेट्रो बना रहे हैं, आपको पिलर्स ले जा रहे हैं, इतनी भीड़ में कैसे हुआ उसका भी एक वीडियो है दोस्तों। अगर आप बोलेंगे उस टॉपिक पे भी वीडियो बना सकते हैं हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी, वहां पे कैसे मेट्रो बनाई गई। लेट्स कम बैक टू टॉपिक, ये मेट्रो कैसे बनाई गई इस पर बात करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अंडरग्राउंड जो जगह है उनकी विरासत का इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया जा सकता है आने वाली जनरेशन के लिए। जैक बेसनर कह रहे हैं कि भाई साहब कई शहरों में जमीन के नीचे ऐसे डग आउट मध्यकाल से लेकर शीत युग तक बनाए गए थे। शहरों में जब लड़ाई होती थी तो बमबारी से बचने के लिए लोग बंकर वगैरह में रहते थे और इन ऐतिहासिक जगहों का इस्तेमाल अब टूरिज्म के लिए होता है क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। लेकिन इन जगहों को मॉडर्न टेक्निक पे ढाला जा सकता है या रेस्टोरेंट बनाए जा सकते हैं, दुकानें वगैरह खोली जा सकती है, बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है दोस्तों। फिलहाल लोग इन अंडरग्राउंड जगहों का इस्तेमाल कुछ लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं, लेकिन क्या फ्यूचर में जब क्लाइमेट चेंज होगा तो उससे बचने के लिए भैया लंबे टाइम तक रहने की व्यवस्था के बारे में भी सोचा जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत ही ज्यादा बुरा असर कर रहा है। इससे बाढ़, आग लगने की वारदातें बढ़ रही हैं और जमीन के ऊपर गर्मी इतनी तेज हो जाएगी भाई साहब के लोग अंडरग्राउंड में ठंडी जगहों पर रहने के बारे में जरूर सोचेंगे। गर्मी और उमस से बचने के लिए अंडरग्राउंड सबसे बढ़िया उपाय बन सकते हैं। मॉन्ट्रियल का जो अंडरग्राउंड शहर है वो 60 साल पहले बना था। अब भविष्य को देखते हुए 21वीं सदी के आर्किटेक्ट अब नए किस्म के भूमिगत परिसर बनाने की योजना बना रहे हैं अंडरग्राउंड। हम दोस्तों बात करते हैं साउथ कोरिया की एक्सपेरिमेंट की, उन्होंने कुछ एक अलग चीज की है, आपको वो भी दिखाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। राजधानी है वहां की सोल, उसके जो गैंगनाम इलाके में जमीन के नीचे एक 500 मीटर लंबा पार्क यानी लाइट वॉक बनाया जा रहा है जिसके ऊपर शीशे की छत होगी जिससे कि रोशनी वगैरह जमीन के नीचे पार्क में और वहां पे जो परिसर है उसमें पहुंचेगी। तीसरी जो एक्सपर्ट है यहाँ की एंटोनिया कोर्नारो, वो स्विट्जरलैंड की एम्बर्ग इंजीनियरिंग कंपनी में वो प्रोजेक्ट मैनेजर है और इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन में सह प्रमुख भी हैं। उन्होंने सोल के लाइट वॉक प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है। उन्होंने बताया कि यहाँ जमीन के नीचे 2 लेटेस्ट पार्क बनाए जाएंगे, जिस तरह न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क और लंदन में हाई पार्क है उसी तर्ज पे बनाए जाएंगे। यहाँ लाइट वॉक पार्क बन रहा है। इसकी खास बात ये होगी दोस्तों कि सोल की मेट्रो रेल से जुड़ जाएगा और यहाँ लोगों के एंटरटेनमेंट की भी बहुत सारी फैसिलिटीज होंगी। अगर जमीन पे गर्मी और उमस ज्यादा हो जाती है तो लोग नीचे पार्क में टहल सकते हैं ठंडे मौसम में और रोशनी भी पूरी मिलेगी। अब सूरज की रोशनी की कमी वो अंडरग्राउंड स्पेसेस की बहुत बड़ी खामी रही है कि सनलाइट नहीं मिलती, लेकिन शीशे की छत से ही ये भी दूर किया जा सकता है। अब जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है उसमें रिफ्लेक्शन और फाइबर ऑप्टिक केबल से सूरज की रोशनी का इस्तेमाल भूमिगत परिसरों में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी प्रॉब्लम भी है कि जमीन के नीचे खुदाई बहुत खर्चीला काम होता है भैया। न्यूयॉर्क में एक ऐसे अंडरग्राउंड पार्क का निर्माण हुआ, लोलाइन पार्क का, 2019 में शुरू हुआ, लेकिन 1 साल बाद ही पैसे की कमी के चक्कर में बंद हो गया बेचारा प्रोजेक्ट। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि ये दोबारा शुरू होगा और फलेगा फूलेगा भी। अभी एंटोनियो कोर्नारो क्या बता रही है कि जमीन के नीचे पौधे उगाने का भी प्रोजेक्ट चल रहा है। ये बहुत ही सुंदर पब्लिक पार्क बन सकता है जहां पर लोग साल की किसी भी टाइम दिन या रात में जा पाएंगे। फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए वहां पर सूरज की रोशनी पहुंचाई जाएगी जिससे वहां पर पेड़ पौधे फल फूल सकेंगे। अगर लो लाइन पार्क में पौधे उगाए जा सकते हैं तो क्यों ना भैया ऐसी खाली पड़ी भूमिगत जगहों पर पौधे उगाने, यहाँ पर खेती करने के बारे में सीरियसली सोचा जा सकता है ताकि इमरजेंसी में जो खाद्य सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सकती है। खेती की ऐसी जगह अस्तित्व में है और एंटोनियो कोर्नारो ने ऐसी 2 जगहों का दौरा भी किया दोस्तों। वो बता रही हैं कि लंदन में एक अंडरग्राउंड खेती के प्रोजेक्ट को देखा है जिससे 2 लड़के कारोबारी बेकार पड़े भूमिगत बंकरों में शुरू किया था भैया। इस खेती का व्यापार जो है वो बहुत सक्सेसफुल रहा और इस भूमिगत जगह पर LED लाइटों से रोशनी की गई। ऐसे एक प्रोजेक्ट स्विट्जरलैंड में भी चल रहा है और यहाँ पर भी यही तरकीब अपनाई जा रही है। कई अंडरग्राउंड जगहों पर मशरूम उगाए जा रहे हैं। सोल की एक भूमिगत मेट्रो स्टेशन में सलाद उगा के यात्रियों को बेचे जाते हैं। ऐसी एक योजना दोस्तों फ्रांस में भी शुरू की जा रही है। यूके में बंद पड़ी कोयला खदान के भीतर भी खेती करने का सुझाव भी दिया जा रहा है दोस्तों। अंडरग्राउंड जगहों पर खेती करने का फायदा ये भी होता है कि वहां पर फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े वगैरह और पक्षी वगैरह होते ही नहीं है। वहीं खेत से अनाज को शहरों तक ले जाने में यातायात से होने वाला जो कार्बन इमिशन होता है ना उसको भी कम किया जा सकता है। जमीन पर अनाज उगाने की कंपैरिजन में जमीन के नीचे फसलों को कम पानी और जगह की जरूरत होती है, टेम्परेचर मेंटेन होता है वहां पे। एंटोनियो का कहना है कि भूमिगत परिसरों में टेम्परेचर जो है
है वो मॉडरेट रहता है, इसीलिए उन्हें ठंडा करने के लिए फ्यूल की जरूरत भी नहीं पड़ती है और उनका रख रखाव भी सस्ता पड़ता है। सोच रहे हो कितनी पॉसिबिलिटीज है। अब एक समस्या है भैया, खुदाई का पैसा कैसे कम किया जाए। तो एक और एक्सपर्ट है क्लारा इराजबेल। ये अमेरिका की मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में शहरी योजना अध्ययन कार्यक्रम की निदेशक है। इनका ये मानना है कि अब दुनिया की बहुत ज्यादा आबादी शहरों में रहने लग गई है। ऐसे में जगह की कमी को दूर करने के लिए अंडरग्राउंड परिसरों का निर्माण अच्छा और बहुत ही डेयरिंग विकल्प हो सकता है। अब ये ऐसा अनुमान लगा रही है कि अंडरग्राउंड जो इमारतें हैं उनको बनाने में खर्च बहुत ज्यादा होगा और इसकी प्रोसेस जो है बहुत पेचीदा होगी। इमारत के ढांचे की जो स्थिरता है वो सुनिश्चित करना, वाटर प्रूफिंग, वेंटिलेशन, उसकी मरम्मत करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इन सब के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अंडरग्राउंड इमारतों की डिजाइन बनाते वक्त ये भी सोचना होगा कि वहां रहने से हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ेगा भैया, क्योंकि बाढ़ या आग के खतरे के साथ साथ ऐसी जगहों पर रहना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पानी वानी भर गया तो क्या करोगे। जो नेचुरल दुनिया उससे अलग थलग सूरज और रोशनी के बगैर रहने से मनोवैज्ञानिक प्रभाव निश्चित ही पड़ेगा। अंडरग्राउंड निवास की इस नकारात्मक पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है दोस्तों। अंडरग्राउंड जीवन के साथ साथ अगली समस्या ये है इसके साथ जुड़ी धारणाएं। कोरिया फिल्म आपने देखी ना, पैरासाइट, उसमें वो पूरी फैमिली अंडरग्राउंड ही तो रहती थी। वो वहां की सच्चाई है दोस्तों। सोल यानी कि वहीं पे कोरिया में लगभग 2 लाख लोग अंडरग्राउंड ही रहते हैं। बाढ़, कीड़े मकोड़े, इन सब की समस्या से रोज ही जूझते हैं वो। इन समस्याओं को हल भी कर लिया जाए तब भी इस तरह के जीवन से जुड़ी जो नेगेटिव धारणा है उसका उपाय थोड़ा मुश्किल है। अब जमीन के नीचे रहने वालों को हमेशा गरीबी से जोड़ के देखा गया और ऐसा माना जाता रहा है कि जिनके पास जमीन के ऊपर रहने के संसाधन नहीं होते हैं वही अंडरग्राउंड मकान में मजबूरी में रहते हैं। इसके अलावा दूसरी बात यह भी है कि इंसान जमीन के ऊपर रहने के आदी रहे, वो रीति रिवाजों के साथ जीते हैं। इसीलिए हमारे लिए ये आदत बदलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें साहसी और रचनात्मक सोच अपनानी होगी भाई, थोड़ी डेयरिंग। लेकिन हमें थोड़ी डेयरिंग दिखानी होगी, जमीन के नीचे रहने जाना होगा क्योंकि ये वक्त की मजबूरी है। प्रोफेसर क्लारा कहती है कि कई शहरों में मॉल, कैसीनो और रेल अंडरग्राउंड है। हमें उस व्यवस्था को और मजबूत और बेहतर बनाना होगा ताकि जमीन के नीचे रहने लायक जगह भी बनाई जा सके जहां लोग लिटरली रह पाए। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारा फ्यूचर अंडरग्राउंड होगा? अब आप देख ही रहे होंगे हर बार आपके गांव से भी कोई निकल के शहर ही आना चाहता है। जो गांव में रह रहा है, खेती कर रहा है, वो अपने आप को बहुत पिछड़ा हुआ समझ रहा है कि भाई हम तो लाइफ में पीछे रह गए और ये शहर में है, ये आगे बढ़ गए। और ऐसा होता भी है भाई, हमारे पास टेक्नोलॉजी हर चीज में हम आगे गांव वालों से। तो इसीलिए जो है माइग्रेशन वो इतना बढ़ रहा है। शहर में जगह की किल्लत भी बढ़ रही है, लेकिन इससे और जमीन के नीचे का टेम्परेचर को रेगुलेट करना भी आसान होता है और टेक्नोलॉजी की हेल्प से अब वहां पे प्राकृतिक रोशनी भी ला सकते हैं भैया, सब्जियां भी उगा सकते हैं। एक्चुअली हमारे सामने असली चुनौती अंडरग्राउंड जिंदगी के लिए जो बनी धारणा है ना, उसको बदलना है। और दूसरा चैलेंज है कि जमीन के नीचे इतनी सारी इमारतें किस सस्ते खर्चे में बना ली जाएं। बस यही चैलेंजेस हैं हमारे पास। लेकिन आधुनिक दुनिया के सामने खड़ी जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आबादी की समस्या को देखते हुए हमारे पास गहराई में और उतरने के अलावा शायद दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है भाई। अंडरग्राउंड ही होना पड़ेगा। अगर अंडरग्राउंड हो जाओ तो अब अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया है। क्या क्या करेगा इंसान। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।